हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल 17 के पार्ट 2 को। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से आर्टिकल 70 का इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, इसका क्या इम्पेक्टेड है, क्या क्रिटिसिज्म हुआ, हर एक डायमेंशन को हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, अब इसमें जो दो टॉपिक यहाँ पे 2-3 डायमेंशन और हैं जिसे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। फिर ये जो पूरा आर्टिकल 360 है वो पूरा डिटेल में कवर हो जाएगा, पूरा एक कंटेंट मिल जाएगा पेपर 2 के लिए। क्लियर? कोई भी डाउट है ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा इनिशिएटिव PDF हर चीज़ अपलोड हो जाता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 370 के पार्ट 2 को। तो अब हम लोग यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से स्टार्ट करेंगे कि आर्टिकल 370 इम्पेक्ट किए, लाए, इम्प्लीकेशन है ना, इम्प्लीमेंट किए, ठीक है वो भी। फिर आर्टिकल 370 को एब्रोगेट भी कर दिए, वो भी ठीक है। तो इस दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना डिसीजन दिए हैं, उसको कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोले कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविज़न है। याद रखो कि पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इसके ऊपर, इसको देख रहे हैं। एटलीस्ट उसमें कोर्ट तो कर सकते हो पेपर 2 में। तो पहला बोला है कि आर्टिकल 370 वाज अ टेम्पररी प्रोविज़न, इसको हम लोग परमानेंट नहीं बनाए। अगर परमानेंट बना देते तो फिर पता है कि आक्रोश आता लोगों के ऊपर, और लोगों के ऊपर आक्रोश आता है, फिर गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी है उसमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविज़न के तौर पर बनाए गए हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 370 वाज अ टेम्पररी प्रोविज़न दैट द स्टेट ऑफ J&K हैज़ नो इंटरनल सिक्योरिटी, जो नो इंटरनल सिक्योरिटी, तो जस्ट टेम्पररी प्रोविज़न जो जम्मू कश्मीर उसका जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो यहाँ पे नहीं रहने वाले। ये बस इतना ही स्टेटमेंट बोले हैं। और द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 370 वाज मीन टू बी ए टेम्पररी प्रोविज़न फॉर 2 रीज़न। दो रीज़न है इसका टेम्पररी प्रोविज़न रखने का। पहला रीज़न क्या बोलते हैं, इट सर्व एज अ ट्रांजिशनल पर्पस विच मेक इन इंटरिम अरेंजमेंट टू इस्टाब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ JK वो ड्राफ्ट द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जैसे राजा हरि सिंह है वो क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो किए, अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस करने के बाद उसको गवर्नमेंट को कौन फॉर्म करेगा, जम्मू एंड कश्मीर को कौन चलाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनते तक है ना, उसका प्रॉपर खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनते तक कोई तो हो जिससे वो जो जम्मू एंड कश्मीर उसको रन कर सके। तो गवर्नमेंट ने इस इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया है कि जब तक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाता जम्मू कश्मीर का, तब तक के लिए अरेंजमेंट किए हैं कि यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट होगा। ठीक है, तो एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है कि इट वाज अ मीन टू इज द इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ प्रिवेलिंग वॉर लाइक सिचुएशन इन स्टेट बैक इन 1947। क्योंकि जिस तरीके से 1947 में वार हुआ है तो उसमें और बैक मत चले जाओ। उस रेस्पेक्ट में क्या किया है कि जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन कर चुके हैं, तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, अगर जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में इंटीग्रेट करना है तो इस केस में इजी हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखो, गवर्नर कैन एज्यूम ऑल और एनी रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोक्लेमेशन बाय रेफरिंग टू लैंडमार्क, जो 1994 का रूलिंग इन SR बॉम्बई यूनियन ऑफ इंडिया 94 विच डील विद द पावर एंड लिमिटेशन ऑफ द गवर्नर अंडर प्रेसिडेंट रूल। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो गवर्नर है एज्यूम कर सकते हैं रोल और स्टेट लेजिस्लेचर का। जैसे कि नॉर्मली जो बाकी स्टेट में है स्टेट लेजिस्लेचर है, तो वहाँ का जो गवर्नर का रोल होता है वही रोल यहाँ पे भी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, जब जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर अपॉइंट होगा वो। और इसमें बोले गए हैं जो SR बॉम्बई केस है यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का, इसमें पावर को लिमिट कर रहे थे, गवर्नर का जो पावर है उसको लिमिट कर रहे थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस जजमेंट को भी बोला गया है कि इसको अपहेल्ड किया है कि उसका जो पावर है वो लिमिट रहने वाला है। जो प्रेसिडेंट रूल रहता है, प्रेसिडेंट रूल जो जब लगते हैं तो गवर्नर का पावर जो है पूरा लिमिट हो जाता है। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोले हैं। क्लियर है। फिर अगला जो है कंडक्ट इलेक्शन एंड रिस्टोरहुड, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्ड है ये। द कोर्ट स्टेट दैट J&K statehood should be restored as soon as possible. It ordered that elections to be legislative assembly and should be 13 September 2024.
तो जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी पूरे को रिस्टोर करो। जितना भी अरेंजमेंट है, चाहे इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से लेके देखो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से लेके देखो, तो उसको रिस्टोर करना है जितना जल्दी हो सके, ठीक है, जिससे क्या करा सको, इलेक्शन करा सको। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्ड है। फिर 2019 जो जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 372 को एब्रोगेट किए हैं, तो उसको भी अपहेल्ड किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 टू द एक्सटेंड इट कर्व आउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आउट ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर स्टेट थे, तो जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है, लद्दाख है अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो इसको अपहेल्ड किए, इसको सही बताए हैं 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का। द कोर्ट आल्सो ऑब्जर्व दैट द व्यू ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर रिगार्डिंग द प्रपोज्ड रीऑर्गेनाइजेशन आर रिकमेंडरी इन नेचर, नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, रीऑर्गेनाइज करते हैं या फिर उसको रिकमेंडेशन देता है, तो यहाँ पर बाइंडिंग नहीं होने वाले हैं, जस्ट एक रिकमेंडेशन इन नेचर है। गवर्नमेंट का मन करे तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसको लगे कि ये पीपल ओरिएंटेड है तो अप्लाई कर सकते हैं, उसको लगे कि पीपल ओरिएंटेड नहीं है या फिर फंडामेंटल राइट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे अप्लाई नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है, एक मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ ये तो रिकमेंडेटरी है, लेकिन मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है कि जो बोल रहे हैं, जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं, उसी रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट अप्लाई करे, ठीक है। समझ आ गया। तो ये कुछ वर्ड जो हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोले गए हैं, इसको कोट कर सकते हो पेपर 2 में जब आंसर राइटिंग करोगे तो, ठीक है। अब देखो हर चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब एक लास्ट पॉइंट में हम हैं अभी। कैसे? क्योंकि ओरिजिन देख चुके हैं, इम्पैक्ट देख चुके हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे हैं, प्लस इसका जो क्रिटिसिज्म, दोनों पर्सपेक्टिव से हम लोग देख चुके हैं। अब ये बताओ कि आर्टिकल 370 को अब्रोगेट कर दिए हो, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दी हो, तो इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या इसका पॉलिटिकल डेवलपमेंटल होगा, क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल होगा, या फिर इकोनॉमिकल गेन होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंटल होगा, क्या होने वाला है अब इसका फ्यूचर? इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 मार्क अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले वो स्टेट के रूप में डेवलप थे, अब वो यूनियन टेरिटरी के रूप में डेवलप होने वाले हैं। पहले क्या है कि वहाँ पे सेंट्रल में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, लेकिन अब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होने वाले वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन होना। मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो पैटर्न है, पूरे चेंजेस देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वाइल द गवर्नमेंट जस्टिफाइड द मूव ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो इंडिया में इंक्लूड किए हो, क्योंकि इतने तरीके से इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था जम्मू एंड कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। नेशनल सिक्योरिटी उतने तरीके से क्या है इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे थे, न तो अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो पा रहा था जम्मू एंड कश्मीर का, जब वो अपना एक स्टेट थे। लेकिन अगर उसी को इंटीग्रेट कर लिए हो तो हर एक स्कीम्स, रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे भी अप्लाई होगा, मतलब डेवलपमेंटल क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, बूस्ट होने वाला है। इट आल्सो फेसेस सब्सटेंशियल क्रिटिसिज्म, पढ़ चुके हैं क्रिटिसिज्म को, ठीक है। तो क्या चीज़ में और कौन से एरिया में जो है डेवलपमेंट दिखाई देगा, इसको देखते हैं। पहले होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फ्यूचर जो होगा, क्योंकि जब इंडिया में इंक्लूड कर दिया मतलब क्या है कि डायरेक्टली सेंट्रल रूल कर रहे हैं। अब सेंट्रल रूल कर रहा है तो जितना पार्ट में जो बाकी इंडिया है, जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंडिंग हो रहा है, तो साथ में जम्मू एंड कश्मीर में भी फंडिंग होगा। अब जब जम्मू एंड कश्मीर में डायरेक्टली फंडिंग हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ के इकोनॉमी को सपोर्ट मिलने वाला है। इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा मतलब क्या है, रूरल डेवलपमेंट होगा। रूरल डेवलपमेंट जो इकोनॉमी को सपोर्ट करते हुए जीडीपी को ग्रोथ करेंगे, और जीडीपी ग्रोथ हुआ मतलब इंडिया का ग्रोथ हुआ, तो एक दूसरे से क्या है पूरा इंटरलिंकिंग है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इजीली डेवलपमेंटल देखने को मिलेगा। इनहेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ को, क्योंकि जितना अच्छे से फैसिलिटी होगा, है ना, जितना बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का फैसिलिटी अपने को मिलेगा, तो क्या होगा उससे हेल्थ जो है इम्पैक्ट कम होगा, हेल्थ जो इल होता है वो कम होने वाला है, पूरा जो क्वालिटी है लाइफ का वो पूरा इम्प्रूव हो जाएगा। फिर सेकंड जो है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो इन एजुकेशन को। पहले क्या रूल था कि अगर जो है जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट थे, तो JNK का अगर देखोगे
पहले स्टेट थे तो बाहर के नॉन रेसिडेंट है वो यहाँ आके फैक्ट्री नहीं लगा सकते, ना तो यहाँ पे आके क्या है प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन जब ये इंटीग्रेशन हो गया तो यहाँ से एजुकेशन के फील्ड में इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ कोई जाके प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वहाँ पे बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस करेंगे तो फिर से इकोनॉमिक जनरेशन होगा। बिजनेस कर रहे हैं तो साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑटोमेटिकली होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जिससे सोशियो इकोनॉमिकल जो चैलेंजेस हैं है ना, कोई पुअर है तो उसको डेवलपमेंट होने में मदद मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में क्या है, एजुकेशन के फील्ड में देख लो, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में देख लो, इवन हेल्थ के फील्ड में देख लो, तो हर एक फील्ड में यहाँ पे क्या है डेवलपमेंट क्लियरली देखने को मिलेगा। फिर पॉलिटिकल डायलॉग देखो, इंगेजिंग इन पॉलिटिकल डायलॉग विथ वेरियस स्टेक होल्डर इन JNK इज इसेंशियल टू एड्रेस ग्रीवेंसेस, बिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस कैन अचीव लास्टिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। क्योंकि पॉलिटिकली अगर देखे जाओगे स्टेट को, जम्मू एंड कश्मीर को, तो वहाँ पे भी एक बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करने वाले हैं। तो जिस तरीके से ट्रस्ट होना चाहिए वहाँ पे उस तरीके से ट्रस्ट बन जाएंगे। क्योंकि जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, अब स्टेट जब थी ये जम्मू एंड कश्मीर, तो मिलिटेंसी हो गया, तो एचमस जितना तरीके से उसको काउंटर ऑपरेशन चलाना था उतना तरीके से चला नहीं पाते थे। जब काउंटर ऑपरेशन नहीं चला पाते थे, जब स्टेट थे, तो वहाँ के जो पब्लिक हैं और जो गवर्नमेंट है उसके बीच मिसट्रस्ट था कि ये जो है इतना ऑपरेशन चलाने के बाद मिलिटेंट इतना बढ़ क्यों रहे हैं। लेकिन वही चीज़ ये डायरेक्टली गवर्नमेंट रूल कर रहे हैं, गवर्नमेंट से डायरेक्टली पॉलिटिकली इंगेज हो रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो मिसट्रस्ट का जो गैप है वो ऑटोमेटिकली फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि डायरेक्टली सेंट्रल के द्वारा क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इंगेजमेंट हो रहा है, सेंट्रली डायरेक्टली क्या कर रहे हैं वहाँ पर एंटी ऑपरेशन चला रहे हैं। तो जो ट्रस्ट होना चाहिए पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच है ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बूस्ट देखने को मिलेगा ड्यू टू पॉलिटिकल डायलॉग। फिर आता है लीगल क्लैरिटी, क्योंकि पहले क्या था उतना अच्छे से क्लैरिटी नहीं था कि कोई भी रूल्स रेगुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे क्या है एक डिबेट हो जाता था, अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कुछ रूल्स बना रहे हैं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव को वायलेट कर रहे हैं, ऐसा टाइप का रूल्स बन जाता था। मतलब यहाँ पे डिबेट होता ही रहता था कि ये अगर स्कीम लगा रहे हैं या फिर ये रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रहे हैं या फिर ला रहे हैं जो इसका स्टेट गवर्नमेंट है तो इंडिया को हार्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे उतना अच्छे से क्लैरिटी नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगा। कैसे, क्योंकि इंडिया पूरा डोमिनेशन में है, तो इंडिया का जो रूल्स बनेगा वो जिस टेरिटरी के लिए बना रहे हैं हर एक टेरिटरी के लिए क्या होगा, अप्लाई होगा। अगर पुडुचेरी के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, इस टेरिटरी के लिए भी तो अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों तीनों सब क्या है, टेरिटरी ही तो है। तो द ऑनगोइंग लीगल चैलेंजेस एंड रिजोल्यूशंस टू प्रोवाइड क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी, द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन द एब्रोगेशन विल बी क्रूशियल इन शेपिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ द एक्शन। तो इस रेस्पेक्ट से लीगल क्लैरिटी भी अपने को देखने को मिलता है। फिर सिक्योरिटी मेजर ले सकते हो, जितना भी काउंटर इंसर्जेंसी लगाना है वहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, जो सेंट्रल फोर्सेस है वो यहाँ पे जाके क्या करने वाले हैं, काउंटर इंसर्जेंसी कर रहे हैं। तो इस रेस्पेक्ट में जो सिक्योरिटी मेजर हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकते हो, जिससे बॉर्डर क्या हो सके, स्ट्रेंथन हो सके। तो मेंटेनिंग सिक्योरिटी while ensuring the protection of human right is vital, a balanced approach to security and civil liberties will help maintain help and foster development। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना ही रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ टेररिस्ट आके मिलिटेंसी आके उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस रिस्पेक्ट में क्या हुआ कि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो जितना अच्छे तरीके से काउंटर इंसर्जेंसी चला सकते हो उतना अच्छे से चला सकते हो। जब गवर्नमेंट जितना अच्छे से फंडिंग कर पाएंगे तभी तो ऑपरेशन चलेगा अच्छे से। तो सिक्योरिटी मेजर जो है यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ क्या रहे हो, याद है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर क्या होना चाहिए इसका। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल डायलॉग होगा, लीगल क्लैरिटी आने वाले हैं, प्लस सिक्योरिटी जो मेजर हैं उतना अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट होगा। फिर यूनिटी को प्रमोट कर पाएंगे, क्योंकि अब इंडिया एक क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर अब इंडिया का पार्ट हो चुका है। तो अब लोगों का कल्चरल वहाँ पे टूरिज़्म के रेस्पेक्ट में जा रहा है, तो कल्चरल एक्सचेंज होगा, लैंग्वेज एक्सचेंज होगा, तो एक यूनिटी का सेंस आएंगे। अगर वही चीज़ अगर ये दूसरा स्टेट थे तो स्टेट में जितना अभी जो यूनिटी का सेंस आता है उतना नहीं आ पाते थे। तो ये भी जो है, जो फ्यूचर में हम लोग इसको भी लिख सकते हैं
कि प्रमोट होगा यूनिटी। इफर्ट मस्ट बी मेड टू प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रेशन वाइल रेस्पेक्टिंग जम्मू एंड कश्मीर कल्चर एंड रीजनल आइडेंटिटी। दिस इन्वॉल्व इंक्लूसिव पॉलिसीज दैट कैटर टू द रीजनल डाइवर्स पॉल्यूशन। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, हर एक रेस्पेक्ट में देखोगे तो कल्चरल एक्सचेंजेस के रेस्पेक्ट में या फिर लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में जो है प्रमोशन होगा, यूनिटी का प्रमोट होगा। ठीक है क्या? कंक्लूजन, द रिसेंट जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट ओनली अपहेल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, but it has also served as a powerful reminder of importance of unity and collective dedication to the good governance. This decision of showcase the court commitment to strengthening the fabric of our nation and reinforcing the value that define us as a society. तो ये ठीक से क्या है, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन भी किया गया है ना। मतलब डिज़ाइन करने का मतलब कि हर एक पॉइंट को लिखा गया है। कॉन्क्लूज़न लिखते हो तो फ्यूचरिस्टिक आइडिया देते हुए कॉन्क्लूज़न लिखना है, ठीक है। कुछ भी चीज़ डाल के कॉन्क्लूज़न लिख रहे हो या फिर उसका समरी डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना। कॉन्क्लूज़न लिख रहे हो, अगर क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहे हो तो आंसर बताते हुए करोगे, इंड करोगे। निगेटिव सेंस से कॉन्क्लूज़न इन नहीं होता, ये सब पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कॉन्क्लूज़न इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये तो पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक डायमेंशन को हम लोगों ने कवर करने का ट्राई किया जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।